Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. This is Surbhi Jain. Today we are going ahead with the unit number 5 of UGC NET JRF paper 1. Unit number 5 is mathematical reasoning and aptitude. The topic is very important. The topic is average, औसत जिसे बोला जाता है. एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत से आ जाते हैं एग्जामिनेशन में. इवन दो जो मैं टॉपिक आज कराने जा रही हूँ, दिस वुड बी समवट हेल्पफुल फॉर द यूनिट नंबर 7. डेटा इंटरप्रिटेशन की एक यूनिट है ना, DI की. सो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कई बार इस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं. टॉपिक क्या है? एवरेज और अरिथमेटिक मीन. एवरेज, अरिथमेटिक मीन. क्लियर है? सो आपको शॉर्ट में समझ आया मैं क्या कराने वाली हूँ आज, है ना? मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क एवं योग्यता. टॉपिक है JRF पेपर 1 से रिलेटेड. बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. सो टर्म में क्या बता रही हूँ? औसत. मतलब नॉर्मली भी आपने छोटी क्लासेस में भी औसत पढ़ा होगा, अपनी डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी कई बार यूज किया होगा. एंड ये जो एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं, जो औसत के क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाते हैं. अगर थोड़ा तरीके से करो तो क्वेश्चंस हो जाते हैं. मतलब थोड़ा कई बार कैलकुलेशन होती है, कई बार इतनी भी नहीं होती है. सो दीज क्वेश्चंस आर एट लास्ट, या मतलब अगर एक कोर में शॉर्ट में कहा जाए तो ईजी होते हैं, अच्छे होते हैं. इनका यूज होता है, मतलब प्रॉपर्ली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन इसका यूज क्वेश्चंस में हो जाएगा. सो दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर द यूनिट नंबर 7 एज वेल. मैंने बताया अभी, है ना. यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन की यूनिट है. सो उसमें इस टॉपिक का इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसकी नॉलेज भी हमें होनी चाहिए. इस यूनिट में मैथमेटिकल, यूनिट नंबर 5 में जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की यूनिट है, इस यूनिट में कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनका इस्तेमाल 7th यूनिट में, यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन में होगा. तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आप लर्न करेंगे एंड देन कैन अप्लाई इट देयर. राइट? समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस कि मैं UGC NET JRF पेपर 1 के लिए पढ़ा रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वीडियो इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अहेड फॉर स्टेट और नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस. गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होती है एंड प्राइवेट एग्जामिनेशंस भी इनकेस कोई हो रही है, छोटे मोटे टेस्ट हैं. तो हाँ, ये एवरेज का टॉपिक बहुत ही यूजफुल होने वाला है एंड काफी अच्छा है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे. सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग. पहले बेसिक इंट्रो लेते हैं, देन इसके बाद थोड़ा एडवांस इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब सीखेंगे हम. ठीक है. सो जैसे मैंने बताया ना, SSC बैंकिंग हो गया, इन सब में भी ये यूजफुल है. मतलब SSC बैंकिंग काफी कॉमन लेवल पे एग्जामिनेशंस होती है ना. लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिव दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. SSC की एग्जामिनेशंस, बैंकिंग की हो गई, रेलवेज की हो गई, NDA हो गया, है ना, डिफेंस के एग्जामिनेशंस. तो बहुत सारी एग्जामिनेशंस है जहाँ पे ये इस्तेमाल होगा. सो यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस टॉपिक. और ये तो मतलब ऐसा होना चाहिए हमको आता है, एंड दिस इज ऑन बैक एंड. ये तो हमें अच्छे से क्लियर है. सो आज ये वीडियो करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं इस टॉपिक को, है ना. औसत, इसको एक बार, औसत का मैंने बताया, औसत को इंग्लिश में हम बोलते हैं एवरेज. ठीक है. लेकिन औसत और एवरेज का मैथमेटिक्स में किस टर्म में और किस तरीके से इस्तेमाल होता है? इट इज ऑल्सो सिग्निफाइंग. मतलब ये और किस चीज को दर्शाएगा? ये अरिथमेटिक मीन को दर्शाएगा. अरिथमेटिक हो गया नंबर से रिलेटेड, रिलेटेड टू नंबर्स, रिलेटेड टू नंबर्स. अरिथमेटिक जहां पे टर्म इस्तेमाल होगी वहां पे हम बात करें नंबर्स की, है ना. सो नंबर्स का मीन, मीन मतलब क्या होता है? ठीक है. तो मैंने अभी पहला क्या बताया? टर्म एवरेज. सेकंड टर्म मैंने क्या बताई? अरिथमेटिक मीन. थर्ड एक और टर्म है मीन. इसको सिर्फ मीन भी कहा जाता है. क्लियर है? मीन भी कहा जाएगा अलोन. अरिथमेटिक मीन, नंबर्स का मीन, अदरवाइज मीन भी कहा जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी में इसे औसत बोलते हैं, एवरेज को. मीन को बोलते हैं हम हिंदी में माध्य. माध्य, माध्यक अलग हो जाएगा, बहुलक अलग हो जाएगा. माध्य की बात कर रही हूं. ठीक है. सो इसको माध्य बोला जाएगा. अब इसको फाइंड कैसे करना है? बहुत ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन हम देखेंगे. डेफिनेशन इज इन कि बेसिकली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं. चलिए देखते हैं. सो अब मैं एवरेज को, ये अरिथमेटिक मीन की शॉर्ट फॉर्म हो गई. मीन ऐसे है, क्लियर है? या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं? अरिथमेटिक मीन, मीन या एवरेज. तीनों में से कोई भी टर्म यूज करो, मतलब बात वही है. फॉर्मूला क्या है इसका, है ना? सम ऑफ ऑल दी, बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे. बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं करें. इन क्लास 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स की NCERT बुक में जिन्होंने पढ़ा है या किसी और पैटर्न से पढ़ा है, उन्होंने
अरिथमेटिक मीन या मीन फाइंड करने के लिए या एवरेज फाइंड करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, बहुत सारा काफी स्टूडेंट्स को वो कंबरसम चीज लगती थी, समझ नहीं आता था कि वो सारा आपस में रिलेट करता है या नहीं। तो वो रिलेट तो करता है, उन सब वे से जो आंसर आएगा वो एक इस वे से भी आ जाएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन द वे इसकी वो डेटा जिस फॉर्म में हमें दिखता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखी है, जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं, टेबल की फॉर्म में है, लूज है, कैसे है, तो उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई करते हैं, है ना। फिर शॉर्टकट मेथड भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको अभी साइड में रख के इसको नॉर्मली देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, अब उसका इस्तेमाल भी बताऊंगी तो आपको तरीके से एक कॉमन चीज बता दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इज इट क्लियर कि क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है, हमें कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, नंबर की फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसका अगर हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, या एएम दैट इज अरिथमेटिक मीन निकालना है, औसत या माध्य भी बोलते हैं हिंदी में। सो अगर उसको हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सारे टर्म्स का टोटल ले लेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगर इंडिविजुअल कोई नंबर्स लिखे हैं उन सबका ऐड कर लेंगे, उन सबको टोटल फाइंड कर लेंगे। टोटल फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे किस नंबर से, कि वो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, मतलब कितनी संख्याएं वहां पे गिवन है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितनी भी गिवन है, जिनको हमने ऐड किया है, तो उन नंबर, ये नहीं मानेंगे माना अगर 1 को ऐड किया, 2 को ऐड किया, 3 को। एग्जाम्पल के लिए डोंट बी कंफ्यूज्ड कि अगर ऐसा बोला है, जैसे इन्फॉर्मेशन में इसके लिए मीन फाइंड करने के लिए बोला है इसका 1 2 3 4 5 एंड ठीक है, मतलब 5 तक ही बोला है, इनका मीन फाइंड करना है हमें, है ना। अब इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या बोल रहे हैं, इसका मीन फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करेंगे। डिवाइड में क्या लिखेंगे, इन सबका टोटल मत लिखना, काउंट करना कितनी नंबर्स है, 1 2 3 4 5 लिखेंगे। ये मत सोचना लास्ट 5 है इसलिए लिखा है, अगर मेरे नंबर्स ऐसे होते 5 8 12 1000 और 2, तो यहाँ कितने नंबर्स होगा टोटल, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड में आता नीचे 5 और इन सबका टोटल 5 8 13 13 और 12 इज 25 एंड दिस 1027। ऐसे करके फिर हम इसका आंसर निकाल देते हैं ना, वॉट एवर इट वुड बी। अभी मैं इसका कैलकुलेशन अभी बताऊंगी, नॉट एन इशू, बट चीज क्लियर हुई। मैंने क्या बताया कि मेरी 1 2 3 4 5 नंबर है तो नीचे 5 लिख दिया, इन सबका टोटल लिख दिया नीचे 13 12, हाँ ठीक है, परफेक्ट। सो ये समझ आया मैंने कैसे लिखा। अब इसको डिवाइड करेंगे, है ना। सो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, क्लियर है, दिस वुड बी द आंसर। यहाँ डेसिमल है, दिस अ डेसिमल। सो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 54, नो इट्स ऑल फाइन। क्लियर है सबको, ये क्लियर है मैंने कैसे सॉल्व किया, इसकी कैलकुलेशन मैंने फास्ट की या कैसे की उसकी बात नहीं हो रही है, बट ये तरीका समझ आया कि 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स का सम किया, साथ में डिवाइड 5 से कर दिया, क्योंकि 5 नंबर से डजेंट मैटर कि वो क्या नंबर्स थे। क्लियर, चाहे वो डेसिमल नंबर से या चाहे नॉन डेसिमल से या स्मॉलर थे या बिगर थे, डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए जितने भी नंबर्स हैं वो नीचे नंबर लिख देंगे और उन सभी नंबर का सम ऊपर लिख देंगे टू फाइंड द आंसर। इसका आंसर आएगा यहाँ 3। सो मीन यहाँ पे हो गया 3। क्लियर है, डिनोट किससे करें वो सब देखने की जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस में हम देखते थे, क्योंकि हमें पूरा प्रॉपर्ली शो करना है। शो करना है देन वी नीड टू नो कि हम इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं कैसे नहीं, अदरवाइज टेक इट नॉर्मली एंड फटाफट सॉल्व करो, क्योंकि आप ये डिनोट करोगे, अरे मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से और बार बार मीन लिख रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यार प्रैक्टिसिंग आपको सीधा टिक करना है, एमसीक्यू ऑप्शंस होंगे, है ना, एक ऑप्शन को चूज करना है, तो आपको सिर्फ आंसर फाइंड करना है, बाकी सब मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन कैसे की कैसे नहीं की, डजंट मैटर, योर आंसर मस्ट बी करेक्ट। तो आप फाइंड करें फटाफट से अपनी स्पीड से अपने पेस से आंसर बेस्ट, जो भी मतलब आंसर बेस्ट इज इन मतलब आंसर करेक्ट आंसर, है ना। सो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सेकंड लिखेंगे, बट फर्स्ट थिंग समझ आ गई हाउ टू फाइंड मीन। तो मैंने ये बता दिया जितनी ऑब्जर्वेशन है वो नीचे लिखी जाएंगी और सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऊपर न्यूमरेटर में आएगा अंश में, है ना, ये अंश होता है ना ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे हर डिनोमिनेटर, है ना। सो दिस वे वी विल फाइंड द मीन, दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ मीन। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी मैम ठीक है समझ आ गया, जितनी ऑब्जर्वेशन देंगे सबका सम किया,
सबको टोटल करके जितने ऑब्जर्वेशन से डिवाइड में लेके वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, है ना, उसका आंसर लिख देंगे। बट प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि इंफॉर्मेशन ऐसे लूज नहीं दी है हमें, टैबुलर फॉर्म में दी है, माना मतलब मैं ऑल वे लेके चल रही हूँ, है ना, टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे कोई नंबर्स की बात करें, माना हाइट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, 3 4 5 6, ये फीट्स में बात कर रही हूँ मैं। एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में जब भी हम मीन के क्वेश्चंस करेंगे तो जो यूनिट होगी वो जरूर लगानी है साथ में आंसर में, जो आंसर आएगा उसमें यूनिट लगानी है। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई, कौन सी इकाई है, मतलब इनके सेंटीमीटर्स में क्वेश्चन का डिस्कशन है, किलोमीटर्स में है, मीटर्स में है, किलोग्राम्स में है, लीटर्स में है, फीट है, इट में भी एनीथिंग, है ना, तो जो भी यूनिट है वो साथ में हमें लगानी पड़ेगी, दैट्स कंपल्सरी। क्लियर है? उसका रीजन क्या है उसको अभी डिस्कशन नहीं करते, बिकॉज दीज आर नॉट द एलिबरेटिव सेशंस। अदरवाइज मैं आपको पूरा रीजन अच्छे से बताती कि हाँ जी क्या रीजन है कि हमारी यूनिट आती है, वो एलिमिनेट नहीं होती है। क्लियर है? सो आई होप दिस इज क्लियर कि मीन कैसे फाइंड करना, वेरी इजी थिंग टू टेक से, है ना। सो ये मैंने हाइट्स बताई है, माना इतनी इतनी हाइट्स गिवन है हमें क्वेश्चन में कि इतनी इतनी हाइट्स की बात कर रहे हैं, और कितने लोगों की हाइट है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, माना क्वेश्चन में बोल रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कोई शो चल रहा होगा या कुछ भी है वहां पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी हाइट बात करें, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, या किसी भी जगह पे पार्टिसिपेट किया है। सो जो भी हाइट है वो फीट में दे रखी है, 3 4 5 6, है ना। और पार्टिसिपेंट्स की बात कैसे कर रहे हैं हम कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। सो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनकी हाइट या तो 3 थी या 4 थी या 5 थी या 6 थी, यही क्वेश्चन में गिवन है हमें, है ना, 6 फीट। सो उस केस में आप क्या बोल रहे हैं, 3 जिनकी हाइट थी वो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे, जिनकी 4 थी वो 7 थे, 5 वाले 9 थे और 6 वाले 1, कितने कैंडिडेट्स थे। अब मीन निकालना है, मीन कैसे निकलेगा इसका, मीन मतलब एवरेज निकालना है इस इंफॉर्मेशन का, तो कैसे निकालेंगे हम एवरेज, है ना, पता होना चाहिए। सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं 3 कितने लोगों की हाइट थी, 2 लोगों की हाइट थी। मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाती फिर आपको फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। 3 हाइट 2 लोगों की है, तो 3 2 बार लिख दिया, क्योंकि टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे, इसका मतलब 19 पीपल है ना। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे 19 लोगों की बात करें, 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में या किसी में, हैं, और वो कितने पार्टिसिपेंट थे, 19 थे। और कोइंसिडेंटली 2 कैंडिडेट्स की हाइट या 2 पार्टिसिपेंट्स की हाइट, 2 पार्टिसिपेंट्स की हाइट 3 थी, तो 3 3 फिर 4 थी 7 की, तो 1 2 3, मे बी इस ऑर्डर में ना हो, ठीक है, 4 ऐसे आ गए, फिर 2 यहाँ पे आ गए, फिर एक और यहाँ आ गया, 6 एक ही कैंडिडेट की थी, और साथ में 5 कितने की थी, 9 की थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ सक रहे हो ना तो ध्यान से देखना कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने टेबल के फॉर्म में दिया है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। असल में 19 कैंडिडेट थे, सबकी हाइट मेजर की और हाइट मेजर कर करके ये ऑब्जर्वेशन आई और लिख ली फटाफट उन्होंने, उसके बाद उन्होंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन टेबल में कन्वर्ट करके दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है, ये दोनों एक्जैक्टली सेम चीजें हैं। समझ आ गया? तो इस इन्फॉर्मेशन का मैडम मीन तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे, कैसे, सबको ऐड कर दो फटाफट से, ऐड ऑल, और कितने है टोटल, मतलब ऐड नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, सम लिखेंगे, सम, इन सबका टोटल क्या होता है, सम होगा। सो इन सबका टोटल क्या कहलाएगा, सम, और उस सम के अपॉन में कितने लिख देंगे, 19, क्योंकि हमें पता है 19 पार्टिसिपेंट्स है, तो सम अपॉन 19 करके जो भी नंबर डेसिमल में आए चाहे परफेक्ट नंबर आए, जो भी है, दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वो एवरेज, औसत, मीन, माध्य, अरिथमेटिक मीन होगा। सारी टर्म सिमिलर ही है, सेम ही तो है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे दी है मैम, ऐसे तो अगर हमारा यहाँ पे टोटल 190 आ जाए, इन केस अगर टोटल 190 आ जाए तो मैम तुम ऐड करते करते थक जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो उस कैलकुलेशन को छोटा करेंगे कैसे, हम उस कैलकुलेशन को छोटा कैसे करेंगे वो देखना है। तो ये टेबल जो बनाई है इस इन्फॉर्मेशन को छोटा करके तो लिखी गई है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम कैसे निकालेंगे मीन, वो देखिए ध्यान से। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 20 बार आ रहा है ना, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 60, 4 70 टाइम्स आ रहा है 280, 5 90 टाइम आ रहा है 450, एंड 6 10 टाइम्स आ रहा है 60 कर दिया। तो अभी सम पूरा आ गया। मतलब अगर ये 3 को 20 टाइम्स हम लिखेंगे, 4 को 70 टाइम्स लिखेंगे, 5 को 90 टाइम्स लिखेंगे और 6 को 10 टाइम्स लिखेंगे, सबको टोटल करेंगे, तो ये इन सब का टोटल बनेगा वो सेम।
और डिवाइड में 190 तो हमें पता ही चल गया क्योंकि हमने इन सबका टोटल कर लिया पार्टिसिपेंट्स का। क्लियर है? और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट से। इसका टोटल करके आ रहा है 340, 400, 850, 850 अपॉन 190। किसी को पता है 19 5 कितना होता है? 19 5 95 है ना? तो इसका जो भी आंसर आएगा हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, है ना? बस मेरा मतलब क्या था बताने का यहाँ पे कि सॉल्व कैसे होगा शॉर्टली। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इतना लेंथी तरीके से, अभी इसका मैंने टोटल लिखा भी नहीं है, लेकिन उसका टोटल कितनी जल्दी लिख दिया मैंने। इससे बड़ी वास्ट इन्फॉर्मेशन थी, मल्टीप्लिकेशन हैवी थी, मतलब ज़्यादा थी, हाई लेवल की थी, तभी मैंने कितना इजीली सॉल्व कर दिया ना। तो ये चीज़ हो जाती है कि हम जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन बेसिक वाला मैं स्टार्टिंग वाला लेके चलती तो इसको भी शॉर्ट वे से कर सकते हैं कि हम इतनी सारी कैलकुलेशन को ऐड सबट्रैक्ट करें। उसके लिए बेटर है कि हम एक शॉर्टकट वे अप्लाई कर ले। उस शॉर्टकट में क्या होगा मैं अभी बताती हूँ। जो चीज जितनी बार आ रही है उसको उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें ना बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं छोटी क्लासेस के, 6, 7, 8 के, है ना? कुछ स्टूडेंट्स को मैंने भी पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट्स। तो उन कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड उसकी इतनी अभी जरूरत नहीं है। जितना आपके एग्जाम के लेवल पे है वो सीखिए। जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है वो अलग से सेशन ज्वाइन करे तो बेस्ट है ना? चलिए, सो इसमें क्या करेंगे, 3 और 2 लिखा है ना? तो 3 2 ज़ा 6, 4 7 ज़ा 28, 5 9 ज़ा 45 एंड 6 1 ज़ा 6। इन सबको टोटल करके 19 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा दैट वुड बी दी आंसर। वही आएगा ना 85/19। मतलब ये जरूरी नहीं है मैच करेगा, लेकिन मेरे को पता है किस वजह से मैच कर रहा है। क्लियर हुआ सभी को? क्या सबको क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से हम शॉर्टकट वे में कर लेंगे, क्योंकि 3 को 2, अब इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है तो हम किसको ऐड करें किसको डिवाइड में लिखे नहीं समझ आएगा ना। तो ये कहना चाह रहे हैं 3 हमारा 2 बार आ रहा है, तो 3 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी ने रिपीटिव एडिशन देखा हो किसी ने कि 3 + 3 + 3 + 3, क्या आंसर आएगा? जो स्टूडेंट्स को बैठ के अलग से ऐड कर रहे हैं ना उनको कैलकुलेशन ठीक नहीं है उनकी। 3 कितनी बार? 4 बार आ रहा है, तो 3 × 4 दैट इज 12। सो द आंसर वुड बी 12। क्लियर है? तो उसी को मैंने यूज किया। 3 हमारा 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब 3 2 ज़ा 6, 4 7 ज़ा 27, 5 9 ज़ा 45, 6 1 ज़ा 6, टोटल करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर दिया एंड आई गॉट दी माय आंसर। इज इट क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? ये जो ऊपर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ स्मॉलर जूनियर स्टैंडर्ड्स का, है ना? इट्स ओके, दे आर समटाइम्स यूजफुल बिकॉज एट टाइम्स हम नहीं स्टडी करते हैं अच्छे से, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। क्लियर है किस तरह से बताया मैंने? मीन पहले डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन लूज इन्फॉर्मेशन और फटाफट से ऐड कर दो, डिवाइड कर दो, है ना? लेकिन सेकंड फॉर्म क्या करें, हमें खुद ही टेबुलर फॉर्म में दिया क्वेश्चन, तो हम किस तरह से करेंगे? मल्टीप्लाई करके जितना टोटल नंबर होगा इसका लिखेंगे नीचे। एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड कि हम इनका टोटल डिनोमिनेटर में लिखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे हाइट्स की बात हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ जो चीज रिपीट होती है ना, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कॉमन चीज हो गई, है ना? हाइट ऐसी चीज हो गई, हाइट एक यूनिट है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नंबर ऑफ करके चीजें दी होती है ना जनरली, वो आती है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं मैडम इसका टोटल नीचे लिखें या इसका लिखें, और कई बार ये चीजें आगे पीछे दी है तो आप कैसे जज करेंगे? अगर हाइट यहाँ भी लिखी है तो फिर भी हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अगर यहाँ लिखा है, अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ लिखा है, हाइट्स यहाँ लिखी है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का टोटल ही लिखेंगे नीचे। ये नहीं सोचना जो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आता है उसी का टोटल लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नहीं, क्लियर है? आई गेस ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है ना तो मुझसे क्वेश्चन करके पूछना, मैंने बहुत सिंपल सॉर्टेड पॉइंट बताया है, ठीक है? सो यू मस्ट नो कि कौन सी चीज आती है कौन सी नहीं आती है। क्लियर है? सो इज इट ऑल क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी, अब मैं इन्फॉर्मेशन का नाम नहीं बता रही, ग्रुप्ड डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा होता है, उस तरह से मैं अभी नहीं बता रही हूँ, थोड़ा बेसिक वे में ही आपको समझा रही हूँ, क्योंकि इफ आई टेक इट दैट डिटेल्ड ना सो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है? इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, कैसे वो समझ आ रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, है ना? सेकेंड वाले केस में क्या है, यहाँ पे लिखा 0 to 10 हाइट, या वेट ले लेते हैं, बार बार हाइट क्यों लेनी? वेट क्लियर है? गॉड, वेट हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40
एंड 40 to 50, माना सिर्फ वेट हमारे पास जो है मैक्सिमम इतना ही है। जिनका 0 से 10 kg है वो यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी ऐसी कैटेगरीज डिफाइन हो जाएगी। जिनका 10 kg वेट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर एक पर्सन को हमने ऊपर इंक्लूड कर लिया वो नीचे इंक्लूड नहीं होगा, इनकेस दे बोथ आर सेम। अगर ये दोनों सेम हैं तो अगर 10 kg वाला स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, कोई कैंडिडेट यहाँ पर आ रहा है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, ऊपर वाले में रहेगा, नीचे वाले में नहीं आएगा। 10 से जस्ट ऊपर होते ही वो इसमें आ जाएगा सेकेंड क्लास में, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जनरली जो ये नंबर ऑफ होते हैं इनको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, बारंबारता। क्लियर है। सो फ्रीक्वेंसी माना दिए 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया। अब इस इन्फॉर्मेशन में कैसे करें? आप बोलोगे मैम अभी आपने समझाया था टेबल वाले फॉर्म में, इसको से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 10 लेके किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना? वो तो प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई या नहीं हो गई? तो उस केस में हम क्या करेंगे बताइए? उस केस में हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताइए? उस केस में हमें एक मिड नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। सो इस टेबल को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, नॉट मैनिपुलेट, बेसिकली विल जस्ट ट्रांसफॉर्म, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। और चेंज करके टेबल कैसी दिखेगी आई एम जस्ट गोना टेल यू। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर एक्सटेंड करके इसी में टेबल कंटिन्यू कर रही हूँ, है ना? तो मैं मिड पॉइंट्स ले लूंगी, मिड पॉइंट्स। इन मिड पॉइंट्स को हम पता क्या बोलते हैं? ऑफिशियल टर्म, प्रॉपर टर्म क्या है इसके लिए? क्लास मार्क, क्लास मार्क। इन दोनों को ऐड करके 0 और 10 को ऐड करके इन दोनों के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आएगा? आई गेस सबको पता होगा 5। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, दैट इज 5। तो ये मिड पॉइंट कह रहे हैं इसको, लेकिन ये होता है क्लास मार्क, ठीक है। 10 एंड 20 का टोटल करके आप करेंगे 15, 25, 35 एंड 45। क्लियर है? ऐसे सबके मिड पॉइंट्स निकालती है। अब तो सिंगल सिंगल नंबर्स हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन टोटल में ये वाला जो है ये नीचे आएगा, है ना? सो 3 5 15, 60, 125, 210, 315। सो इन सब का जो टोटल होगा, आप समझ आ गया? मैंने टोटल यही तो कहा था कि भाई जो ऑब्जर्वेशन सिंगल सिंगल इनको मल्टीप्लाई करती है। 5 15 आया तो 15 प्लस 60 प्लस 125 मल्टीप्लाई करके जो जो आ रहा है वो लिखना है। 210 प्लस 315, है ना? इन सब का टोटल अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दिस, दैट इज 10, 18 और 7 25। तो ये जो टोटल आएगा उसका जो सॉल्व करेंगे हम आंसर आ जाएगा। फिर इन सबको टोटल करके से डिवाइड करना है, वी विल गेट द आंसर। क्लियर हुआ सभी को? मैंने कैसे बताया? कैलकुलेटर्स तो अलाउड नहीं है, कुछ एग्जामिनेशंस में होते हैं, लेकिन अभी मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करूँ तो वहाँ अलाउड नहीं है। सबको हैंड से अपनी कैलकुलेशन करनी है, मैनुअली करनी पड़ेगी। तो फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी फास्ट एट इट ऑल्सो, है ना? कई बार क्वेश्चन समझ आ रहा है हम सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन इज कमिंग टू बी वेरी लेंथी, सो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कैलकुलेशन के लिए भी आपको वेज ट्राई करने हैं, समटाइम्स शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं कुछ, एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स नहीं भी देखो तो नॉर्मली अपनी इतनी फास्ट कर लो कि आप फटाफट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है? समझ आया? क्लियर है किस तरह से करा? तो इनके अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं, है ना? क्लास इंटरवल बोलते हैं इन्हें, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अगर वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द मिड पॉइंट एंड देन विल सॉल्व इट दिस वे। लेकिन क्लास इंटरवल में भी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वाला केसेस आते हैं। मतलब एक में क्या है जिसमें ये दोनों नंबर सेम है, 10 10, 20 20, 20 30 30, 40 40, पहला केस, है ना? केस नंबर 1 says this. Case number 2 will say another thing. Case number 2 will say that अगर यहाँ पे दिया 0 to 9 तो यहाँ 10 to 19 है। अब ये दोनों नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ 20 to 29 यहाँ भी मैच नहीं कर रहे हैं, 30 to 49 ऐसा कुछ आ रहा है ना? सो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट में लिख सकती हूँ 3 4 5 6 माना ऐसे दिया। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड करने से पहले हम कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब ये दोनों नंबर जब सेम नहीं है तो एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लगती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हाउ वुड वी टेक इट? अगर किसी को इस चीज का आंसर पता है कि हाँ जी इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सभी से। आई फर्स्ट वांट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? आप सभी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड शेयर द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर है? और एनी अदर वे पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट्स,
ठीक है, मुझे इसका आंसर कम्युनिकेट कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर है? बट इतना क्लियर हो गया मैंने कैसे समझाया, क्या क्या बताया मैंने कि भाई मीन के नाम क्या क्या है, डिफरेंट नेम्स है ना, ऐसे यहाँ डिफरेंट नेम्स हो गए, किस तरह से औसत माध्य है, रिलेटेड टू नंबर्स हो गया, मीन हो गया। देन सेकंड मैंने फॉर्मूला बता दिया, एक कॉमन फॉर्मूला जो कि बहुत जगह ज्यादातर ये यूज हो जाएगा, मतलब बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होगा कि वो नहीं हो रहा, देन इन दैट केस वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। सीधा मल्टीप्लाई करो और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाएंगी, जैसे इस केस में और उस केस में बताया मैंने। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। इन केस इंटरवल वाला केस आ गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट इज क्लास मार्क, इसको हम क्लास मार्क से डिनोट करते हैं, उसका नाम होता है क्लास मार्क। उसका भी फॉर्मूला प्रॉपर होता है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, प्रॉपर फॉर्मूले नहीं करा रही हूँ। द स्टूडेंट टू हुम इट इज सपोज टू बी टॉट सेपरेटली प्रॉपर, इसका मतलब ये है ऐसे ऐसे, दैट्स फॉर जूनियर स्टूडेंट्स, है ना। अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, यू आर नॉट सपोज टू शो द कैलकुलेशंस, या आपको कितने फॉर्मूले आते हैं वो नहीं शो करना, यू जस्ट नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर बाय हुक और क्रुक, मतलब इट्स लाइक एनी वे, बाय द राइट वे, एक्चुअली द राइट वे, है ना। सो इसको सॉल्व करने का तरीके के लिए मैंने मिड पॉइंट फाइंड करने बताए, मध्य बिंदु बोल देते हैं हिंदी में, तो उसको फाइंड कर लिया एंड उसके बाद उससे जो नंबर से इनसे मल्टीप्लाई करके इन सब का टोटल अपॉन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है सभी को मैंने क्या बताया? तो ये इस तरह से होगा। तो एट टाइम्स मीन को हम ऐसे भी बोल देते हैं ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं हम टर्म। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब वही हो गया कौन सी चीज़ कितनी बार हो रही है टोटल, जैसे टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स थे तो 19 बार हो गई वो चीज़, 19 बार मेजरमेंट हो गया, है ना। सो दैट वुड बी 19। टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। क्लियर है? बारंबारता, कुल बारंबारता। मैं इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी से बता रही, सॉल्व कैसे करना है। इन केस आई एम टॉकिंग अबाउट कि अरे इन्फॉर्मेशन कैसे बनी, वो बहुत लेंथी अगेन, दैट्स या इज इट ऑल क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम मीन फाइंड करेंगे, बेसिक नॉर्मल मीन, है ना। क्लियर है सभी को? मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया है जिसमें कि हमारा जो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास से मैच नहीं कर रही है। क्या था, फिर से ध्यान दे लो एक बार। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, इसे लोअर लिमिट्स बोलते हैं। जो आगे वाली होती है सारी लोअर लिमिट्स होती है, ये अपर लिमिट्स होती है इधर वाली, है ना। चाहे वो सेम, ये दोनों सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। सो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम नहीं है, सो मीन कैसे फाइंड होगा वो आपको मुझे करके बताना है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको क्लियर है सभी को, है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, बाकी भी थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, आई एम नॉट गोना टेल यू नाउ, ठीक है, बिकॉज दिस लुक्स टू बी अ डिफरेंट केस ना। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में दिया है 4.5 3.5, माना सिर्फ ये दो ही ऑब्जर्वेशन है, व्हाट वुड बी द मीन? फास्ट बताइए। 4.5 प्लस 3.5। एग्जाम में ना जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो तो ये मीन मीन मत लिखना, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट 4.5 प्लस 3.5, और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व इट। 4.5 और 3.5 कितना हो गया? 8, 8 अपॉन 2 इज 2, 4, सीधा आंसर आ गया, है ना। वी डायरेक्टली गॉट द आंसर, दैट इज 4। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, इतनी स्पीड से करना है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन की बात करूं, टैबुलर फॉर्म में दिख रहा है इनकेस, है ना, 2 3 4 5, ये ऐसे है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, इसका नाम कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन डिनोट कर सकती है। माना ये मार्क्स बता रहे हैं कि 12 मार्क 13 मार्क 14 मार्क 15 मार्क। 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? माना 3 के, ये भी 3 के, ये 7 के और ये 2 के। सो टोटल करेंगे इसको 7 3 10 और 15, नीचे हमारा आ जाएगा 15। क्लियर हो रहा है मैं कैसे बता रही हूँ? 15 हो गया, और लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा ना। क्या आएगा? 36, 13 3 39, 14 7 जा कितना होता है, किसी को पता है डायरेक्टली? 98, हाँ मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना था, 30। क्लियर? सो इसको 50, इसके सम को 15 से 15 से डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर, है ना। वी विल गेट आवर आंसर। सो इस तरह से क्वेश्चन होगा। फटाफट से इसको ऐड कैसे करेंगे? 9 6 15, 15 और 8, 15 और 8 23, 5 और 15
20। देन इसको सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे, मैं किस तरह से कई बार बताती हूँ। 203/15 लिखा है ना, सॉल्व कैसे करेंगे? क्या ये 3 से डिवाइड होगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अगर आते तो इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। मैं इसको सीधा पहले 15 से कट नहीं करूंगी, अगर इनकेस 15 का टेबल किसी को नहीं आता है। 5 से कट करो, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 0 ज़ा 5 6 ज़ा 30। मैंने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया, तो यह है 40.6, यह है 3। अब 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है? तो 15 का टेबल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अगर 15 के टेबल से करते तो कैसे आएगा? 15 1 ज़ा 15, कितना बचेगा? 3 5, 15 3 ज़ा 45, एंड 45 के बाद हमारा 8 बचा, 15 3 ज़ा नहीं 15 5 ज़ा 75, 75 5, 15 3 ज़ा 45, 45। यही तो आंसर आ रहा है, जो ऊपर आया वो यहीं पर आ रहा है। तो मेरे को 15 का टेबल आता था, मैंने कर दिया, लेकिन 15 का टेबल नहीं आता तो 5 से कट कर दिया पहले, फिर 3 से कट कर दिया, आंसर इज एक्जैक्टली सेम। सो हम नंबर्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने, जो आप सबको बताई, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी मच यूजफुल। अगर मुझे किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रही आपको। कई टीचर्स क्या करेंगे, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मैम 4 से यहाँ करा, 4 से यहाँ करा, 1000 बना, फिर डेसिमल लगाए। मत करो ना, डिवीजन कर दो, डिवीजन कर लो, मतलब वो भी अच्छा तरीका है, दैट्स नॉट समथिंग प्रॉब्लमैटिक। बट क्या करेंगे? 25 का टेबल आ रही है मैडम, बहुत टाइम लगेगा सोचने में। कुछ नहीं सोचने में टाइम, 5 के टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25, पर प्रॉपर्ली नीचे वाला जाना चाहिए, बट एटलीस्ट 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 50, 0, 5 सीधा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 20, 6 ज़ा, दिस इज द आंसर। सो 25 से सीधा मैंने इसे कैंसिल करा, आई गॉट माई आंसर। तो इस क्लास में थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाली चीज फास्ट होनी चाहिए आपकी, है ना। नीचे कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर अदरवाइज कोई ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, जो किसी और नंबर के टेबल में भी आता है, तो आप उसको ब्रेक कर करके डिवाइड कर दो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आंसर विल बी सेम, ऑलमोस्ट सेम, है ना। सो या तो इस तरह से कर सकते हैं। सबको ये कैलकुलेशन समझ आए? दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। अगर किसी को ये चीज यूज करनी है तो ईजी है। मतलब कई बार क्या होता है, हमको नीचे 2 दिया है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 5, ताकि नीचे 10 बन जाए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 180 बनेगा, फिर 0 से 0 कट करेंगे। नहीं करो ना ऐसा। अगर कोई भी ऊपर नंबर है डैश 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 2 से डिवाइड करना है, तो ये देखो 2 किसके टेबल में आता है, यहाँ 22 लिखा है माना, तो 2 1 11 2 ज़ा सॉरी, सीधा 11 के टेबल से कट कर सकते हो इसे, है ना। जैसे क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड टेकिंग इट लिटिल स्लो। या इफ द नंबर इज 376 एंड डिवाइड करना है 22 से, सो पहले 2 से कट कर दो, क्योंकि इजीली 2 से कट हो रहा है ना। 188, अब 11 से कर दो सीधा, 11 1 ज़ा 11, मतलब 22 का टेबल सोचने की जरूरत नहीं है, 11 1 ज़ा 11, 7 बचा, 11 7 ज़ा 77, 1 0 9, दिस वुड बी समवॉट अप्रॉक्सीमेट नंबर। मतलब मैंने बहुत फास्ट किया है, बट समझ आ रहा है किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब मीन तो समझ आ गया कैसे करना है, लेकिन कैलकुलेशन आर स्लो मैम, सो इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक, दिस इज वेरी यूजफुल। मतलब मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा एक बार, क्वेश्चंस के आंसर ठीक आने लगे तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। जब भी मैंने बैक टाइम में स्टार्ट किया था इसको, ऐसा नहीं कि कहीं से देखा। सो यू कैन ऑब्जर्व योर ओन पैटर्न्स ऑल्सो। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, यू कैन गेट टू सी और गेट टू इन्वेंट और मे बी फाइंड न्यू थिंग्स ऑन योर ओन। ऐसा होता है ना, इट कैन हैपन, इट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। न्यूटन का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है जैसे। सो आई होप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि मीन क्या है, मीन को फाइंड कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसको आपको करना है, मुझे इसका आंसर चाहिए। रेस्ट कैसे आप सॉल्व किया वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे इसका आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फास्ट दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, बिकॉज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस जो कि कई बार क्वेश्चंस में आ जाती हैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट, सो वो भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। जिसे कई बार बोलते हैं मीन इज रिजिडली डिफाइंड और इज इट नॉट डिफाइंड, है ना। उस तरह से ये बोल सकते हैं इफ वी ऐड अ कांस्टेंट नंबर टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, एग्जांपल के लिए। ठीक है, मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही बिकॉज दैट माइट गेट लिटिल कम्बरसम, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? इनके दिस मच इज क्लियर? जस्ट एक दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिए वीडियो को, फिर नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड टिल देन कीप दैट क्वेश्चन डन एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस relating to this topic, okay? So yeah, homework is to do that question that I have given you, okay? Keep studying, keep learning, keep practicing. I hope you would crack your examination. Thank you for taking this session. Have a nice day.